All right. Okay. So great. जितने भी हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, हमारे जो जितने भी लोग हैं, उन सभी का हम लोग वेलकम करते हैं। और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ सेशन होने वाला है, एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल ऑल द डॉक्टर्स जिन्होंने आज अपना बहुत ही बिजी शेड्यूल निकाला। और आज का जो सेशन है वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले जो जितने भी हमारे गेस्ट हैं, आज के स्पीकर, हम उनसे बात करने वाले हैं, राइट। एंड उनके बाद जो है कुछ एक आपके सवाल जो आप चैट में आप जरूर डालिएगा, और आप किसी वजह से अपने सवाल जो आप चैट में नहीं डाल पा रहे हैं, सो आप जिन्होंने आपको बुलाया है, सो उनसे उनकी आप थोड़ी मदद ले सकते हैं कि आप लिखने में या बोलने में आपको थोड़ा सा अगर चैलेंज आ रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपको पता है कि इतने ज्यादा हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं, इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स। तो आज हमारे साथ मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जो है, तो एज ए फिजिशियन है डॉक्टर साबिर हुसैन, जो कि ब्यावर से हैं, राज के अमृत कौर हॉस्पिटल के अंदर। और करीब 25 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है, एंड ही इज अ रिनॉन फिजिशियन, राइट। और इतने सालों से अपनी जो है सेवाओं को वो फायदा दे रहे हैं। और दूसरे हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर पारस कुमार मीना, इज ऑर्थोपेडिक सर्जन, और उनका खुद का हॉस्पिटल है जहाजपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। और कई सालों से जो है वो बहुत सारे जो पेशेंट्स की हेल्प कर पा रहे हैं। और तीसरे हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शंकर मोहनपुरिया, एंड ही इज अ गायनोलॉजिस्ट, एंड कई सालों से जो है ही इज हेल्पिंग। और कमाल की बात है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं ऑल आर वेरी रिनॉन्ड। और जो डॉक्टर मोहनपुरिया हैं, सभी लोगों ने एसएस मेडिकल कॉलेज यहीं से सब अपनी जो है सारी तैयारी की हुई है। सो आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके पास। सो मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जब सेशन शुरू होता है तो हो सकता है कि आपके मन में कोई सवाल आए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो सवाल है ये सेशन एंड होते होते आपके सवाल का आंसर मिल जाना चाहिए। लेकिन नहीं मिलता है तो आप चैट में लिख सकते हैं। और कई बार मान लीजिए कि किसी का सवाल चैट में अगर पूछ लिया गया तो उससे फिर दोबारा भी रिपीट नहीं करें तो ज्यादा हमारा जो समय दिया। अभी जैसे क्लाइमेट इतना ज्यादा बदल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर साबिर है और मैं ब्यावर के अंदर अमृत कौर हॉस्पिटल ब्यावर के अंदर कार्यरत हूँ। और मैं पिछले 22-23 सालों से जनरल प्रैक्टिस भी करता हूँ, और मैं काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस जो हमें नज़र आए उसको मैंने काफ़ी बहुत नज़दीकी से देखा है। पिछले कोविड टाइम के अंदर हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा दुविधाजनक था। तो जो मुझे शीर्षक दिया गया, पॉइंट दिया गया, मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ कि पिछले साल जो हमारे देश के अंदर पिछले 2-3 सालों से जो कोविड-19 का जो दौर था उसके अंदर ओमिक्रॉन जो वायरस जो था लास्ट के अंदर, जिसकी लहर बहुत ज़्यादा डेंजरस तरीके से आई थी, तो उसको आने के बाद के अंदर हमारे जो हेल्थ सिस्टम हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी ने अपना एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, और हमारी भारत सरकार ने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से वैक्सीनेशन कराया। उसके बाद के अंदर फिर हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी का जो लेवल है, जो इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी के तहत हमने वैक्सीनेशन करवाया, और उसके तहत फिर हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी हमारी कम्युनिटी के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी उस लेवल तक आ गई कि हम लोग फिर हमारे जो भी हमारा इन्फेक्शन होने लगा उसको हम एक तरीके से हम उसको एक तरह से झेल पाए, और उसको हमने ढंग से वो जो दुखद टाइम था उसको निकाला। लेकिन बड़े बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि इस टाइम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे खतरनाक कोविड वायरस जो है BF7, जो चाइना के अंदर अपना हाहाकार मचाया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई है। वहाँ का हेल्थ सिस्टम हालांकि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे लोगों ने
जिस तरीके से उस चैलेंज को, जो चुनौतियों का हमने जो सामना किया, उस तरीके से उन लोगों ने चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए और उसका वैक्सीनेशन वहाँ ढंग से नहीं हो पाया, या जो मेनली ये था कि हर्ड इम्यूनिटी जो थी, वो हर्ड इम्यूनिटी उस ढंग की लेवल के डेवलप नहीं हुई, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ फैला। और सबसे ज्यादा इस वक्त जो खतरनाक वायरस जो चल रहा कोविड का, वो BF7 है। और ईश्वर की आसिम कर पा रही हम लोगों के ऊपर कि BF7 के बहुत कम जो पेशेंट जो थे हमारे देश में पाए गए, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारा जो वैक्सीनेशन का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हाई था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोगों के अंदर हेल्थ के बारे में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में हमारे अंदर बहुत ज्यादा हमारे कॉन्शियसनेस डेवलप हुई, जिसकी वजह से हम लोग क्या, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और फूड सप्लीमेंट्स हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता गया और हम एक तरह से BF7 इन्फेक्शन हमारे बीच के अंदर मौजूद है, लेकिन वो हमारे लिए इतना खतरनाक साबित नहीं हो रहा है। तो मैं आपको मेनली ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्फेक्शन है, जो ये वायरल इन्फेक्शन है, जो कोविड भी उसका एक पार्ट है, और दूसरा अभी जो इन्फेक्शन चल रहे हैं कॉमन कोल्ड टाइप से, जो ये सारे सारे वायरल इन्फेक्शन है, अगर हम इन इन्फेक्शन का अगर सामना करने के लिए हमारी जो मेन जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेनली ये जरूरी है कि हम हमारे खाने पीने की चीजों के ऊपर, हमारे फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर, हमारी खाने पीने के आदतों के अंदर हम उसका ध्यान दें। मेनली हमारे खाने के अंदर जो प्रॉपर तरीके की डाइट है, जिसके अंदर सारे सारे जो चीजें हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन डी है, मल्टी विटामिन बी है, जिंक है, सेलेनियम है, इन सब चीजों का अगर समावेश होता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहती है। और स्ट्रांग इम्यूनिटी की वजह से फिर हमारे जो जो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है, जो हमारे वातावरण के अंदर जो वायरस मौजूद रहते हैं, तो उसका हम सामना ढंग से कर पाते हैं। तो हम टाइम टाइम पर हम एक्सरसाइज करते रहें, टाइम पर हमारी स्लीप हो, और टाइम पर हमारी हैंड वॉशिंग की हमारी हैबिट्स डेवलप हो, और टाइम टाइम पर हम बराबर मात्रा के अंदर हम खाने के अंदर वो सारी चीजें ले जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हो। तो हम इस तरीके से वायरल इन्फेक्शन को हम बच सकते हैं। और जिस तरीके से हमने वैक्सीनेशन लगाया है, फिर हमने खाने की, हमारी खान पान की चीजों के अंदर हमने बदलाव किया है। आपने देखा होगा कि वर्षों से हमारे पुरखे जो एक तरीके से फूड सप्लीमेंट के ऊपर जो ध्यान देता आए थे, लेकिन अब आजकल वो चीज वो प्रॉपर मात्रा में हमें मिलती नहीं है। फूड सप्लीमेंट को लेना और फूड न्यूट्रिएंट्स के हमारी डाइट के अंदर शामिल करने का पार्ट हमारे सदियों से चला आ रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम के अंदर हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बुढ़े लोग हैं, हमारे जो हमारे दादा दादी हैं, वो एक तरीके से हमारे खाने पीने के एक लड्डू बनाते थे। जैसे गोंद का लड्डू हुआ, मेथी का लड्डू हुआ, अजवाइन का लड्डू हुआ, इस तरीके से लड्डू लड्डू बनाते थे। तो उस लड्डू के अंदर उन 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 फूड सप्लीमेंट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालते थे, लेकिन वो सारे के सारे ओरिजिनल मात्रा के अंदर थे। तो उन फूड सप्लीमेंट को लेने की वजह से हमें ये बताया जाता था कि भाई 4 महीना तुम खाओ तो तुम्हारे पूरी बॉडी के अंदर, पूरे साल भर के अंदर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल अच्छी रहेगी। तो मित्रों, अभी क्या है कि अब वो जो सारे सारे जो फूड सप्लीमेंट हमें खिलाए जा रहे थे, जो गेहूं हमें खा रहे थे, जो सब्जियां हम खा रहे थे, वो सारी की सारी सब्जियां जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग खाते थे, हमारे दादा दादी खाते थे, हमारे जो 50 60 साल 70 साल पहले की जो चीजें हमें मौजूद थी, आज हमारे वो चीजें मौजूद नहीं है। तो हम सारे लोगों को हम ये इस तरीके से हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन वो अगर ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर अगर हमारे को कहीं पर मौजूद मिलती है तो हम उसका यूज करें। और हमारा एक न्यूट्रलाइट के अंदर प्रोडक्ट आता है, विटामिन सी, तुलसी, एक्नेशिया, विटामिन B12। तो ये सारे सारे ऑर्गेनिक फॉर्म के सप्लीमेंट हैं। अगर हम इनको लेते हैं तो हमारी जो बॉडी की, जो हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी का लेवल है वो बढ़ जाता है। और हम प्रॉपर मात्रा के अंदर अगर इनको लेते रहें तो मेनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एल्डर लोग हैं और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे जिनको डायबिटीज हो जाती है या जिनको
ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट रहते हैं, उन लोगों पर हम अगर हमारे आसपास मौजूद है तो उनको हम पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो फूड न्यूट्रिएंट्स और फूड सप्लीमेंट की तरफ ध्यान दें और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं और इम्यूनिटी का लेवल को मेंटेन रखें। इस तरीके से अगर हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें तो हम हमारे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं, जो हमारे हो सकते हैं, तो उनसे हम बचाव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स टू होस्ट। थैंक यू बॉस। आई बिलीव मेरी आवाज आ रही होगी। जी सर। ओके, सो यस, थैंक यू सबीर बॉस। और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही कॉमन जो एक रीजन रहता है कि जिसकी वजह से बहुत हेल्थ चैलेंज आते हैं ना, बहुत यहाँ पे हमने बहुत बेसिक देखा कि ऑलरेडी जो है हमारे जो पूर्वज हैं पहले से ही तैयार करते थे, पहले से ही सारी चीजों को मैनेज करते थे, पर कहीं ना कहीं भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग वो नहीं कर पा रहे। पर यहाँ पे हमने देखा कि इन बेसिक चीजों को भी अगर शामिल किया जाए आपकी डाइट के अंदर और आपके खान पान के अंदर, तो बहुत सारी चीजें जो है इंप्रूव हो सकती हैं और हॉस्पिटल जाने से इन चीजों से हम बचा जा सकते हैं। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में जो अगले हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, डॉक्टर पारस कुमार मीणा, जो कि जाजपुर से है। सो वेलकम डॉक्टर पारस। सभी को नमस्कार। सबसे नमस्कार। पहले मैं विक्रम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो आज की ये हेल्थ इश्यूज जो पब्लिक के हैं, इसके इस प्रोग्राम में हमें एक गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया और पब्लिक को अपनी जो डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम मानो इसको, कि उसके एक पब्लिक हेल्थ के लिए एक अच्छा कदम उठाया। मेरा नाम डॉक्टर पारस कुमार मीणा है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और अपना प्राइवेट 30 बेडेड प्राइवेट हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, खेड़ा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जाजपुर तहसील में। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अपना जो शरीर को अपन क्या माने कि शरीर अपना एक मकान है। मकान सुंदर भी होना चाहिए लेकिन मजबूत भी होना चाहिए। अब मकान मजबूत कैसे होगा? मकान मजबूत तब होगा जब उसके अपन सरिया या उसके अंदर जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का होगा और अच्छा होगा, तभी अपना शरीर मजबूत होगा। और शरीर मजबूत होगा तो अंदर के जो जितने भी सामान रखे हुए हैं, अपने सोफा रखे हैं, बेड रखे हैं, कुछ भी रखे हुए हैं, वो सारे उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा करके मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा कि एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन अपने शरीर को जो मजबूताई देने का काम करता है अपनी हड्डियां। शरीर की हड्डियां जितनी मजबूत होगी उतना ही शरीर मजबूत होएगा, सुंदर दिखेगा और अपने को जो डे टू डे की लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, कोई गिरने से, कुछ उन चीजों से बचाता। और साथ ही अपने शरीर की हड्डियां मजबूत कैसे होगी? अपन जो जैसे कि अभी डॉक्टर साबिर बोस ने बताया कि पहले जो न्यूट्रिशन जो लेते थे अपने एकदम ऑर्गेनिक ओरिजिनल हुआ करता था, लेकिन आज के दौर पे मिलावट इतनी ज्यादा है कि आपको जो न्यूट्रिशन है एक तो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता, दूसरा जो मिल पाता है वो मिलावटी रहता है। मतलब आप ओरिजिनल चीजें तो कुछ ले ही नहीं रहे। तो आपने मकान बनाया, मकान बनाने के लिए मिलावट करी, तो आपका मकान कहाँ से मजबूत होएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा मकान कोई मजबूत होएगा। अपन जो भी है हड्डी के लिए कैल्शियम हड्डी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है अपने हर घर में, जो कि अपन काम में लेते हैं, वो दूध। लेकिन आज आप ये देखो कि दूध के अंदर ही सबसे ज्यादा मिलावट है। कोई पानी मिला रहा, कोई यहाँ तक कि लोग यूरिया तक मिलाते हैं उसमें, दूध में। अरे जिन फर्टिलाइजर से आप बचने की कोशिश कर रहे हो वो तो आप सुबह सुबह ही कंज्यूम कर लेते हो, आप बचोगे कहाँ? तो इसके अलावा जो भी फिर वो वहां से बच लिए आपने, चलो ठीक है कि सुबह सुबह दूध से बच लिए, आप कैल्शियम का कोई दूसरा सोर्स लेते हो, जैसे दालें, सोयाबीन, मटर, मूंगफली, कुछ भी हरी पत्तेदार सब्जियां, उनके अंदर इतना ज्यादा केमिकल यूज होता है कि आप अगर उनको यूज करते हुए देख लो तो शायद हरी सब्जियां खाना ही बंद कर दो। मेरी अभी रिसेंटली
मैं ज्यादा ऐसे कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन किसी सब्जी वाले से बात हुई, मिर्ची की खेती करते थे, तो वो बोले, मैंने कहा यार आप तो बहुत बड़े मिर्ची के व्यापार, कि डॉक्टर साहब मैं मिर्ची का व्यापार करता हूँ लेकिन मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केमिकल यूज किया था। मैंने खुद ने खाना बंद कर दिया। तो आप ये देखो, जिसको अपन नेचुरल सोर्स मान रहे हैं, जो अपन हर घर में चीजें यूज होती, वही मिलावटी। दूसरी बात कि हड्डियों के लिए अपने कैल्शियम तो रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम के साथ साथ अपने को विटामिन डी। और विटामिन डी के लिए अपन क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि विटामिन डी सिर्फ अपनी हड्डियों के लिए काम करता है, कैल्शियम और विटामिन डी, लेकिन ऐसा नहीं। कैल विटामिन डी आपको हड्डियों को कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, मतलब जितना आपने कैल्शियम लिया उसको आपको यूटिलाइज करवाएगा। अब विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स रहता सूरज। आप सूर्य की किरणों में बैठोगे सूरज में, सुबह 10 से 3 बजे के बीच में अगर 45 मिनट तक आप बैठते हो तो आपके शरीर को सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है विटामिन डी। लेकिन पोल्यूशन के कारण ऊपर से जो यूवी रेस आती है, जो कि अपनी स्किन से विटामिन डी बनाती है, वो नहीं मिल पाता एडिक्वेट अमाउंट में। दूसरी बात, आप जो आज देखोगे, लोग धूप में बैठना कम पसंद करते हैं। कोई तो बोलता है मेरी स्किन खराब हो जाएगी, कोई क्या बोलता है। और गर्ल्स को तो मैक्सिमम देखो कि आप स्कार्फ बांध के रखते हैं, मतलब मुंह पे दुपट्टा। यहाँ तक इवन बॉयज भी ये बांधते हैं। तो जब आपको मिल ही नहीं रहा विटामिन डी, जो कि आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। अब बाहर से लेने की वापस वही बात है कि बाहर से जिन चीजों में मिलता है उन चीजों वापस मिलावटी वाली है। अब मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ही मदद नहीं करता। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आपको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन डी एक एंटी एजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, जो कि आपकी सेल्स को एजिंग होने से प्रिवेंट करता है। विटामिन डी आपके हेयर फॉलिकल्स को ग्रोथ प्रमोट करता है, तो आपके हेयर लॉस को भी बचाएगा। आपको जिसको डिप्रेशन रहता है, मूड डिस्टर्ब रहता है, तो उनको मूड को एलिवेट करने के, मूड को ठीक करने में भी विटामिन डी का काफी अच्छा रोल पाए। साथ में आप ये देखेंगे कि जो लोग जिनको नींद नहीं आती, सिर बहुत ज्यादा दर्द होता, तो विटामिन डी क्या होता है कि एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है, जो कि अपने दिनचर्या की, दिन और रात की साइकिल होती है एक, उसको मेंटेन करने के लिए वो रहता है। तो उसको लिए भी काफी अच्छा रोल करता है। अब आप ये देखोगे कि जब इन सारी चीजों में काम आ रहा, आपका मूड को ठीक कर रहा, आपके हेडेक को ठीक कर रहा, आपके आज की सबसे ज्यादा बड़ी जो लोगों के सामने दिक्कत आती है, वो होती है कि हर किसी महिला को देखो मसल पेन है, आदमियों को देखो मसल पेन, जॉइंट पेन, जो अपने हाथ पैरों में दर्द। आज मेरे ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं, फ्रैक्चर वाले पेशेंट तो 1-2 आते हैं, लेकिन सबके हाथ पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। वो क्यों है? क्योंकि आपके बॉडी में जो चीज की रिक्वायरमेंट है मेन, वो चीज नहीं मिल पाती। आप ले भी रहे हो, लोग कहते हैं कि साहब मेरे को बाहर से क्यों लूं मैं, मुझे क्या जरूरत है, मेरे को तो कैल्शियम। यार आप जितना रिक्वायरमेंट है, डेली 500 से डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करती है कि 500 टू 700 मिलीग्राम कैल्शियम आपको डेली रिक्वायर चाहिए। आपकी डाइट क्या इतनी सफिशिएंट होती है कि जिसमें इतना सारा कैल्शियम मिल जाता? नहीं होती। जैसे विटामिन डी भी आपको उतना नहीं मिल पाता। तो जब जो चीज आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं मिल पा रही, तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या होता है, अपनी बॉडी में बोन स्टॉक होता है, अप टू 30 ईयर तक अपने बोन ग्रोथ होती है। बोन स्टॉक जो अपन कैल्शियम का डिपोजिशन वगैरह ये होता है, उस टाइम तक होता है। उसके बाद में आपका एक बैंक है जिसमें आप जमा इतना तक कर सकते हो 30 साल तक। तो आपको यंग एज में, जो आप स्टार्टिंग में जितना आप अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे उतनी अच्छी आपकी बोन स्ट्रांग होगी। और बोन स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, तो आपको बॉडी मसल, अब बोन डिपेंड करती है मसल, कैल्शियम मसल के कॉन्ट्रैक्शन या मसल पावर के लिए भी बहुत अच्छा ज्यादा जरूरी होता है। तो शरीर अंदर से मजबूत होगा तो बाहर से भी अच्छा रहेगा। साथ ही विटामिन डी का, आप जैसे एंटी एजिंग है,
आप अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए आपको जल्दी से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ शरीर में थकावट आ रही है, आप एज ज्यादा लग रही है, एजिंग में इसमें। दूसरा, विटामिन डी कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होता है। अब कहेंगे कि डॉक्टर साहब विटामिन डी तो हड्डियों को सुना था, कार्डियो प्रोटेक्टिव कैसे? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के लिए मदद करता है। कैल्शियम अब जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं मिला, और कैल्शियम मसल्स के लिए सबसे ज्यादा होता है। और जो हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं, जिन पेशेंट के किडनी फेलियर वाले होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी काफी कमी हो जाती है, तो उनको सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। मैं सारी ये चीजें मेडिकल वाली ना बताई, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि जो अपना जो डे टू डे की लाइफ, जिसमें कि अपने कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, लोगों के अर्थराइटिस हो रखी है, आज 35 से 40 साल के जो पेशेंट आते हैं, उनके अंदर घुटनों में दर्द, वो आते हैं कि घुटने में दर्द, यार क्या घुटनों में दर्द क्यों से हुआ? कहीं गिरे? नहीं। एक्सरे कराओगे तो आप देखोगे उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस, आप देखोगे उनकी बोन वीक है। आप 50 के बाद चले जाओ, फीमेल थोड़ी सी गिरती है तो उनकी रिस्ट में फ्रैक्चर आ जाता है, कुल्ले की हड्डी में ट्रोकेंट्रिक जिसको बोलते हैं उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि शरीर में कैल्शियम की और कमी है। अब ये इसको या तो डाइट से कंप्लीट करें, फुलफिल, आपकी डाइट इतनी हो कि ये डाइट फुलफिल हो, और अगर आपकी ऐसा नहीं है तो आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि आपको जब कभी आपको फ्रैक्चर हो तभी लें, आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। ये आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग रहेगा, फ्रैक्चर वगैरह से प्रिवेंट करेगा, और डे टू डे लाइफ में मसल पेन है उनसे बचाएगा, आपके जॉइंट पेन है उनसे बचाएगा। जॉइंट पेन में इसके साथ साथ ग्लूकोसामाइन वो भी बहुत अच्छा है। और न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रलाइट है, आपका कैल्शियम बहुत अच्छा आता है, विटामिन डी बहुत अच्छा है। आप प्रोटीन लेते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। मसल के लिए तो आप प्रोटीन लो, प्रोटीन भी वैसा होना चाहिए कि जो कि आपकी बॉडी के 100% यूटिलाइज हो जाए। तो इसके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत अच्छा आता है, आप उसको यूज करें। और इन चीजों के यूज से आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, मतलब घर को मजबूत बना सकते हैं। और जब घर मजबूत रहेगा, सुंदर रहेगा, तो सबको अच्छा लगेगा। जैसे कि साबिर बोस ने बताया कि न्यूट्रिशन के अपनी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा रोल है। तो आपका शरीर मजबूत भी होगा न्यूट्रिशन से, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, और आपको बीमारियों से बचने व रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी। थैंक यू। बैक टू। थैंक यू बॉस, थैंक यू। और दोस्तों आपके जो सवाल जवाब है, कुछ आप जो भी, मुझे पता है कि काफी सारे लोग पूछना चाहते हो, एक साथ हम लोग ले लेंगे, राइट? एक बार हम लोग जो हमारे गेस्ट स्पीकर को बुला लेते हैं। चलिए, सो अभी दोस्तों मैं जो बुलाने वाला हूँ हमारे एक और गेस्ट स्पीकर, जो कि डॉक्टर शंकर मोहनपुरिया है, गायनोलॉजिस्ट है। वो इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं, और इनफर्टिलिटी का काफी सारे जो है केसेस जो है वो देखे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो जरूर यहाँ पर बताएं, और किस तरीके से जो है ये केस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो वेलकम डॉक्टर शंकर। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करें। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों, एंड स्पेशली विक्रम सर आपका। तो ये प्रोग्राम आपने रखा जिसके थ्रू अपन टुगेदर भी हो रहे हैं, और अच्छी अच्छी नॉलेज भी मिल रही है अपन को। साबिर बोस ने अच्छा बताया, डॉक्टर पारिस ने और एक्सप्लेन किया इसको। और मैं तो एक गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से बताता हूँ कि ये जो अपने पास लेडीज हैं, मेरे पास जितनी भी लेडीज बच्चियों से लेके पोस्ट मेनोपॉज तक जो भी लेडीज आती है, सबकी एक ही प्रॉब्लम। और आप इनमें देखो कि गांव में गांव से कितने लोग कितनी लेडीजें आती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है, शहरों से कितनी है, ज्यादातर शहरों की मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनपे एक तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा, सबसे मेन कारण होता है स्ट्रेस। दूसरा उनका खाने पीने, वो फास्ट फूड, जंक फूड, ये बहुत ज्यादा टाइम उनके पास होता नहीं है। फिर एक्चुअली में एकदम से उनका या तो वजन बढ़ता है या एकदम से वजन गिरता है। फिर उनकी जो अंदरूनी शरीर की जो
चीजें हैं वो नेचुरली चेंज होने स्टार्ट हो जाती है उन चीजों से। और जब वो आते आते जैसे उन्होंने शादी की या फिर उनकी फैमिली उसमें चले गए, बच्चे बच्चे भी हैं चाहिए, तो उसमें जाएंगे तो फिर उनको दिक्कतें आने लग जाती। बहुत सारे पेट दर्द हो रहा हो मेंस्ट्रुअल के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर हो रहे हो, और भी बहुत सारी, बहुत एक एक दो दो महीने छोड़ के आ रहे हो, आते हो तो बहुत ज्यादा आते हो। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और कई तो आजकल इनफर्टिलिटी के तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स आने लगे, स्पेशली मैं तो सोचता हूँ कि ये गांव से तो कम आती है, शहर से ज्यादा। और सबकी आप कुछ भी करा के देखो, सबको पीसीओडी, पीसीओएस, और वो एक दो डॉक्टर के पास जाके फिर वो डरने लग जाते और स्ट्रेस में चली। और उनका कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चेंज करना उनको। सब डॉक्टर एक ही चीज बताते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करो, आप योगा करो, आप नेचुरल चीजें लो, पानी खूब पियो, अच्छी सलाद लो। ये सब बोलते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, क्योंकि शुरू से भी ध्यान नहीं किया, फिर उनकी आदतें बिगड़ जाती है धीरे धीरे करके, फिर वो आगे चली जाती है और उसकी वजह से फैमिली में भी स्ट्रेस आ जाता है। तो ये मेन कारण इसका होता है स्ट्रेस। और दूसरा कारण होता है आपका खान पान। साबिर बोस ने बताया कि जैसे हम गाँव में लड्डू वगैरह वो लड्डू बनाने में जितना भी सामान लगता है ना, वो कहीं बाजार से पैकिंग वाला नहीं लेके आता, कहीं भी नहीं लेके आते, सब घर का ही लेते हैं। उसमें कितना भी मिला लो आप घर, वो सारा नेचुरल है। अब बाहर से लेके आओगे आप, डिब्बा पैक लेके आओगे, उसकी आपकी कोई गारंटी नहीं। शहरों में तो सब डिब्बा पैक लाते हैं। आप आजकल आप देख लो, आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी वो लाने लगे लोग, वो भी पैकिंग वाला लाने लगे, क्योंकि उनको कूटने में जोर आने लग गया है। तो ये सब खान पान की वजह से होता है। और जैसा कि डॉक्टर पारस ने कहा कि विटामिन डी और विटामिन सी तो लेडीज के लिए एक वरदान है, उसको लेना चाहिए। और उसी की वजह से, उसी की कमी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है उसको। आप देख लो उनका विटामिन डी, विटामिन B12 करवा के देख लो, सबके इरेगुलर आए। दूसरा हुआ थायराइड, थायराइड की वजह से भी होता है। लेकिन थायराइड की वजह से एक ये तो चलो ठीक है, आप प्रेगनेंसी के अंदर रूटीनली होता है तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले जैसे अपने 13-14 साल की बच्ची के मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो शुरू में तो एक दो बार, तो एक दो महीने तो उसको रेगुलर आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 2 महीने तक नहीं आते, 3 महीने तक नहीं आते, फिर 3 महीने बाद में आते, फिर वो 6 महीने तक नहीं आते कई बार, फिर वो आते आते तो ज्यादा आते, 15-15 दिन तक आते। उसमें क्या होता है कि जैसे ही मेंस को रेगुलेट करने वाला अपने दिमाग से जो कंट्रोल करने की चीज होती है, उसको भी डेवलप होने में टाइम लगता है। तो वो 13 साल से लेकर लगभग 18-19 साल तक के लगभग वो ऐसे ही आएगा। आप उसको आयरन की टेबलेट भी दो, हो सकता है उसका थायराइड टेस्ट करवा लो, थायराइड में भी हो जाएगा, क्योंकि उसका अचानक वजन बढ़ा हो। तो ये चीजें तो बाकी बात की है, लेकिन ये उसको कंट्रोल करने वाली चीज है ना, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा, 5-6 साल लग जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। 18-19 साल बाद में वो रेगुलेट हो जाता है। नहीं हो रहा तो आपका थायराइड की जांच करवानी है आपका। आप देखो उस बच्चे के कि एकदम से वजन तो नहीं बढ़ा है, और उसके घर में वैसी कोई दिक्कत तो नहीं थी, मम्मी को नहीं थी, नानी को नहीं थी, ऐसा सब पूछना चाहिए उसको। और दूसरी बात होती है इनफर्टिलिटी। अब ऐसे ही बच्चे आगे जाके बड़े होके वो शादी करेंगे, तो वो तो उनको तो नेचुरली वही चीज आ रही है, वही चीज खा रहे हैं, वही चीज पी रहे हैं, उनको नहीं पता। और इनफर्टिलिटी के आजकल ज्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं कि एक एक ही पेशेंट 3-3 जगह जा रहा, और 3 जगह जाने के बाद वो चौथी जगह जाएगा तो खुद स्ट्रेस में चले जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण, इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। दूसरे नंबर पे आता है कि आपके कोई ओवेरियन टीबी वगैरह तो नहीं, और बाकी बाकी तो तीसरा कारण खान पान आता है, फिर चौथा कारण और भी आ सकता है। लेकिन स्ट्रेस और टीबी और खान पान, ये 3 मोस्ट कारण है। तो खान पान में तो आपको पता ही हो क्या खा रही है क्या नहीं खा रही, और इनमें आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि एकदम से अपना वजन तो नहीं बढ़ा है, अपने चेहरे पे इधर उधर कोई जैसे थोड़े से बाल वगैरह ऐसे, हेयर वगैरह ग्रोथ ऐसे तो नहीं हो रही है, और मेंसेस किस टाइम आ रहे हैं, कितनी देर तक, कितने दिन तक रह रहे हैं, कितना गेप ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि इनमें हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। और हार्मोनल चेंजेस उसी स्ट्रेस की वजह से आते हैं और आपके खान पान की वजह से आते हैं। नहीं, हार्मोन को कौन छेड़ने वाला, आपको उसको भी अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा आपको ओवरी को, तो वो भी अच्छा हार्मोन टाइम पे हार्मोन सीक्रेट करेंगे। लेकिन आपके खान पान से, आपके स्ट्रेस से उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो अपने शरीर के लिए, अपने को खान पान के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए
ये सारी चीजें बैठ के अपने आप को मतलब मेंटली रिलैक्स रखना चाहिए, और खासकर इनफर्टिलिटी वाली टेस्ट। अब इनफर्टिलिटी के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पिछले साल 38% आए, उसमें से 34% तो कंसीव कर गए, उनमें 4-5% ऐसे थे कि उन्होंने 2 या 3 बार आईवीआई भी करवाया हुआ, वो भी फेल थे। कईयों की ट्यूबर ब्लॉकेज थी, कईयों की पीसीओडी थी, और 4-4, 5-5 डॉक्टरों के पास चले गए। उनमें से एक केस का मैं बताता हूँ, वो ठीक ठाक एजुकेटेड पेशेंट थी, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इतनी काउंसलिंग करने का टाइम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको इनफर्टिलिटी में ज़्यादा काम करना था, तो हम इनफर्टिलिटी का कोई भी केस आता, तो हमारा एक डॉक्टर उसको कम से कम 15 मिनट तक हस्बैंड वाइफ को काउंसलिंग करते हुए, काउंसलिंग करने के बाद में हम शुरू से स्टार्ट करते, सबसे छोटी चीज़ लेके चलते, सीबीसी विद ईएसआर, ये कोई जाँच होती है छोटी सी ब्लड की, वो करवाते हैं हम। बाकी और कुछ नहीं करवाते हम, मतलब एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं कि चलो ठीक है, इसमें दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट देखेंगे। और पेशेंट का अपन बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसका वेट देख लेते हैं, बीपी देख लेते हैं कि ऐसा एकदम से कोई वजन तो नहीं बढ़ा या एकदम से वजन तो नहीं गिरा, ये सब हिस्ट्री वगैरह ले लेते हैं, पिछली कोई ना वो तो नहीं हुआ, उसका एबॉर्शन तो नहीं हुआ या कुछ ऐसा, सब कुछ हिस्ट्री के अंदर आ जाए। उसमें से उस पेशेंट का हमने सबसे पहले सीबीसी ईएसआर करवाया, तो इसका ईएसआर मोर देन 100 है। फिर हमने कहा कि चलो एक टेस्ट हो रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, ये करवा लो। हमें लग तो गया था कि हाँ ठीक है, इसको बचा देने में कोई टीबी वगैरह हो सकती है, लेकिन टीबी का नाम सुनते ही लेडीज तो परेशान हो जाते, तो एक ही टीबी जानती। फिर मंटा टेस्ट करवाया तो वो भी पॉजिटिव आ गया। फिर उसको सेकेंड विजिट पे ही हमने उसको कहा कि आपको 6 महीने का टीबी का कोर्स चलेगा, आप टीबी क्लिनिक में चले जाइए, उसके बाद में आपको ठीक हो जाए। टीबी का नाम सुनते ही वो तो भैया एकदम से कि ये क्या हो गया, ये तो आपने टीबी में से हो सकती है, ये हो सकती है, देख मैं तो खाते पीते करती हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने कहा ठीक है, उसने ट्रीटमेंट नहीं कर पाई। फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ आई थिंक दुर्लभ जी में गई थी, तो वहां पे उसके सारे टेस्ट हुए थे। 6 महीने बाद में वो हमारे पास आई थी। अल्टीमेटली उन्होंने उसका 2 बार आईवीआई किया था। आवाज आ रही है? हाँ जी बॉस। हाँ, अल्टीमेटली उसका वहाँ पे 2 बार आईवीआई हुआ था, और सब सब कुछ कर आईवीआई भी फेल हो गया था। हेलो। हाँ जी बॉस, आवाज आ रही है। चलो, तो वहाँ पे उसका 2 बार आईवीआई हुआ था, दोनों बार उसका आईवीआई भी फेल हो गया था। उतनी मोटी मतलब उसकी फाइल बन चुकी थी। फिर उन्होंने लास्ट में जो हमने पहले टेस्ट करवाया, वो लास्ट में करवाया हमने, करवा के उन्होंने कहा कि नहीं आपको टीबी की दवाई चलेगी। तो उनको दिमाग में सही, क्योंकि यार वहाँ तो अपने सेकंड विजिट पे बोल दिया था उन्होंने। तो फिर वो वहां से वापस हमारे पास आ गई, तो हमने तो बस वही किया, उसको वापस टीबी क्लिनिक भेजा, वो सारी जांचें वांचें देख ली, लेकिन हम तो क्या करें, अब उसको क्या बोल सकते हैं। फिर हमने उसको पहले वापस उसको काउंसलिंग किया, फिर उसने टीबी का कोर्स स्टार्ट किया। जैसे उसने महीने भर टीबी का कोर्स लिया, तो उसको अपनी बॉडी में कुछ फील होने लगा कि हाँ मैं थोड़ा रिलैक्स। उसके साथ हमने मल्टीविटामिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह ये दिए उसको। तो उसने कंटिन्यू 6 महीने तक उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर लिया। 6 महीने बाद में वो हमारे पास आई। हमने कहा कोई बात नहीं, अब आप ठीक है, ऐसा करना, ऐसा कुछ नहीं करना। वो देख लिए थे उसके हार्मोन्स वगैरह, जांचें वगैरह वहाँ हो रही थी, सब ठीक था, सब था नहीं। फिर हमने उसको वही कैल्शियम, विटामिन डी, मल्टीविटामिन और प्रोटीन, ये उसको न्यूट्रिशन के हिसाब से दिया है। कि मैंने कहा आपकी ये न्यूट्रिशन लो, जो आपने टीबी की गोलियां ली उसकी भी पूर्ति करेगी, और आपको पहले की भी बहुत कमी थी उसकी भी। आप टेंशन मत लो, आप आराम से कंसीव कर लो। वो तो मतलब हमने उसको 1 महीने का दिया, वो तो 1.25 महीने बाद में आई कि मेरे तो पीरियड्स नहीं आए। यूपीटी खुद करके आई थी, वो यूपीटी पॉजिटिव उसका। तो वो इतनी खुश हुई ना, हमने देखा, मैंने कहा यार उसने 6 महीने वापस लेट कर दिया, वरना वो हो सकता था वो पहले ही कंसीव कर जाती। तो ऐसे भी मतलब हमारे पास बहुत सारे केस थे, तो सारे तो बता नहीं सकते, लेकिन न्यूट्रिशन, अब आप इस चीजों पे जाओगे, जैसे इरेगुलरिटी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, सब न्यूट्रिशन का काम। आप ये न्यूट्रिशन 3 महीने कंटिन्यू, वैसे तो आपको लेना चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप कंटिन्यू 3 महीने इस चीज को रख के देखो, आप खुद को वो फील होगा कि हाँ यार मुझे कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ मेरी सब चीजें रेगुलर भी होगी, ये भी हो गया। और दूसरी बात, आप यदि अपने आप ही इस चीज को कंटिन्यू करो,
तो इसमें न्यूट्रीलाइट में सबसे बेस्ट आप देखना, न्यूट्रीलाइट में आपका कैल्शियम का एक गोली कितनी, मतलब 4 गोली के बराबर है, बाहर की 4 गोली के बराबर। और विटामिन डी, आप अंडों से विटामिन डी ले तो 64 अंडों के बराबर है एक विटामिन डी। देखा, पढ़ के देखना। और हमारे सारे पेशेंटों को यही कुछ अलग नहीं देते, वो आप नेचुरल खुद भी ले सकते हो। और ये हार्मोन्स वगैरह सबसे पहले जाते ही लोग इनफर्टिलिटी में हार्मोन्स दे देते हैं, तो बॉडी तो वैसे ही हो जाती है, फिर अल्टीमेटली फिर भाग के आते हैं वो। तो हार्मोन्स, डायरेक्ट हार्मोन्स नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले अपने मल्टीविटामिन, अपनी बॉडी की जो नीड है, आपकी जो न्यूट्रीलाइट वगैरह ये लेके अपनी बॉडी को, मतलब एक गुड फीलिंग लानी चाहिए। आपका स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए। जब भी आप जाओ, किसी से अच्छे से बात करो, अच्छी चीजें पूछो। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप छुपाओ मत, सब चीजें उसको बताओ। लेडीजों की ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि सब छुपा लेती है। कई डॉक्टर ऐसे भी मिल जाते हैं, वो डांटने भी लगे, तो बेचारे वो डर के मारे भी कई बार छुपा लेती है। और कई डॉक्टर ऐसे भी मिलते हैं कि उसको पता रहता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पूछने से पहले ही पूरी डिटेल बता देते हैं, तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो वो सोचते हैं कि यार देख लेना, नेक्स्ट मंथ में 100% कंसीव करके आ रही। जो मेरी गाइड थी वो भी सबसे पहले यही देखती थी, उसका वो तो बहुत टाइम लेती थी काउंसलिंग करने में, कम आधा घंटा तक ले लेती, और उसी में उनके पेशेंट कंसीव करके आ जाते थे, क्योंकि उसका स्ट्रेस लेवल चला जाता है। बेटा इसको मल्टीविटामिन वगैरह, ये कैल्शियम डी और ये वगैरह लिखे, वो दे देते हम। और नेक्स्ट मंथ 2 मंथ में आती थी शाम को कंसीव कर दी। ये तो मैंने मेरी पीजी के दौरान भी देखी कि मैडम कुछ नहीं करती थी, सिंपल ये देती थी, और हमको बताती थी बेटा ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस के लिए। और स्ट्रेस में आपको पता है, आदमी खाना भी ढंग का नहीं खाएगा, और पहले से वो बाहर का जंक फूड खा रहा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो आप 3 महीने, उसको कम से कम 3 महीने ले लो, कि आप 3 महीने मुझे दे दो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ और ये लेते, तो वो पेशेंट बिल्कुल आराम से ठीक होते हैं, कंसीव करके आते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है। तो आपकी बॉडी पे तो सिर्फ न्यूट्रीलाइट का है, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है लेडीज में, मेनिसेस की हुई, सीओपीडी की हुई, इनफर्टिलिटी की हुई, और ये सब, बाकी तो जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, अपने मॉइस्चर वगैरह, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, वाइट डिस्चार्ज हो गया, इचिंग वाला हो गया, वो एक अलग चीज हो जाती है, वो तो बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन आप इस पे ज्यादा स्ट्रेस कर लेते, और लेडीज एक डॉक्टर को दिखा दिया, फिर दूसरे को दिखा दिया, फिर तीसरे को दिखा, फिर वो जाने डरने लगे, फिर पता नहीं चौथा क्या बताएगा, पांचवा क्या बताएगा, तो ये चलता रहता है उसके दिमाग में। तो आप जहाँ भी जाओ, एक डॉक्टर से पूरे आराम से कंसल्ट करो, अपने जो भी चीज है सारी बताओ, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे फीमेल डॉक्टर हो, चाहे मेल डॉक्टर हो। लेकिन आपके पास आप जो पूछना चाह रहे हैं, पहली बात तो बता देगा, जेंट्स डॉक्टर तो बता देगा 100%, वो आप उसको पता है कि क्या पूछना चाह रही है, लेकिन पूछ नहीं पा, वो बता देगा। लेकिन लेडीज को, जेंट्स को, लेकिन आप खुद बताओगे तो ज्यादा अच्छे से वो एक्सप्लेन करेगा। तो ये सब न्यूट्रिशन का ही खेल है, आप न्यूट्रिशन के हिसाब से लो। हमने तो जो 38% में भी 4% हमारे से हैं जो भी अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, मैं आ गया, हालांकि मैंने उसको फॉलो अप नहीं किया, हो सकता है उनमें भी कंसीव कर लिया, तो हमने उनका एक पेपर पब्लिश करना था, तो अभी देखते हो 4 पेशेंटों का क्या होगा। हो सकता है मैडम के पास से 2-5 पेशेंट और आ गए हों, लेकिन अब मेरे आने के बाद में क्या है कि मैडम बिजी हो जाती है, तो वो इतना दे नहीं पाती उन पे, तो मैं रहता हूँ तब तो दे देती थी वो, कि हमें ठीक है इस पे पेपर पब्लिश करना। फिर भी हमारा 38 केस काफी ठीक है, हम कर सकते हैं, उस पे हमारा चल रही है स्टडी। कुछ नहीं, सब न्यूट्रीलाइट का खेल है। आप न्यूट्रीलाइट लो, और खासकर विटामिन सी, और विटामिन सी और डी और कैल्शियम, ये सबसे ज्यादा। और फीमेल्स में तो देख लो आप, 30 के बाद में वैसे भी कमी आने लग जाती, या डिलीवरी होने के बाद में कमी आने लग जाती। डिलीवरी वाली पेशेंटों को भी कम से कम 6 महीने लेना चाहिए, आयरन कैल्शियम कम से कम 6 महीने लेने चाहिए, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो बच्चे में कैल्शियम की कमी नहीं आती, बच्चा तो आपकी बॉडी से खींच लेगा। अगर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम नहीं लिया, विटामिन डी नहीं लिया, तो कमी आप में आएगी, बच्चा तो खींच लेगा, और वो आपको पता चलेगा डिलीवरी के बाद। इसलिए कहते हैं कि डिलीवरी के बाद में भी आपको 3 से 6 महीने कैल्शियम और विटामिन डी लेनी चाहिए, तो आपको कम से कम ये फील नहीं होगा कि हाँ मेरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लेके देखना, पर कम से कम आप महीने भर लोगे ना, तब उसका इफेक्ट आएगा। फिर एक एक गोली भी लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे हाथ पैर एकदम हल्के लग रहे हैं, पैर भी बिल्कुल आराम से ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो महीने 2 महीने आप लेने के बाद एक एक गोली का भी आपको फिट लगेगा, कि आप फिर आप खुद जानबूझ के कभी मैं मिस नहीं करती गोली, मुझे लेनी, तो आप वो चीजें लोगे। और जैसा साबिर बोस ने बताया, डॉक्टर पारस ने बताया, डॉक्टर पारस ने तो विटामिन डी के बारे में बहुत अच्छा बताया है, वही है विटामिन डी, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि लेडीज वगैरह ये लेती नहीं है, या कोई देता नहीं है, और
ये जो अपन मिल्क वगैरह लेते हैं इसका तो जो शहर में आता है उसका तो कुछ कह नहीं सकते आप, मिलावटी हो सकता है। गांव में चलो ठीक है, वो लाते हो आपका खेत किलो ला के दे रहा हो तो वो ठीक है क्या, पर उसमें भी नहीं कर सकते, वो भी तो कमाएगा ना अपनी, वो भी एक का 4 लीटर का 5 लीटर बनाएगा। इसलिए ये चीजें आपको लेते रहना चाहिए, खासकर उनको जो एकदम से जिनका पेट बढ़ गया हो और जिनको मेनिसिस की प्रॉब्लम हो रही हो और जिनको बच्चे नहीं लग रहे हो या बार बार मिस कैरेज भी हो रहा हो। मिस कैरेज हो रहा हो तो वो अलग चीज आ जाती है, अगर बार बार मिस कैरेज हो रहा हो तो आप उसको दूसरी साइड में लो, उसके लिए तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हो सकता है बच्चा रहने के अंदर भी आपको कोई छोटी मोटी पॉलीपोजिस की वजह से वो रुक नहीं पा रहा, गिर जा रहा है, और उसके लिए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये सब अपने जैसे डॉक्टर पार्स ने बताया कि अपना शरीर कैसे तंदुरुस्त रहेगा, उसमें अपन सीमेंट अच्छी क्वालिटी के सीमेंट डालेंगे, अच्छे सरिये लगाएंगे, अच्छा मतलब उसके अंदर मटेरियल डालेंगे, अच्छी बिजली डालेंगे, तभी तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो वो ये सरिया बिजली ये सब विटामिन सी विटामिन डी कैल्शियम ये सब वही है, ये आप लेते रहोगे और साल में कम से कम 3 महीने तो लेडीज को लेना ही चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी विच वर वेरी वेरी बेसिक और बहुत ही बेसिक थी। तो दोस्तों अभी समय है जो कुछ सवाल जवाब जो है आप चैट में लिख सकते हैं, राइट। आपको तीनों एक्सपर्ट हमारे बीच में, सो आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप चैट में मुझे लिख सकते हैं। सो आपका सवाल जो है मैं यहाँ पर जो हमारे गेस्ट स्पीकर उनसे मैं पूछ सकता हूँ। तो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू, चाहे वो ऑर्थो का हो, चाहे वो गायनी का हो, चाहे वो एज ए फिजिशियन हो, तो आप चैट में लिख सकते हैं एंड आई विल टेक योर क्वेश्चन। चलिए तब तक हमारे बीच में सवाल आते हैं, तब तक जो हमारा अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोगों से आपके साथ मिलाने वाला हूँ, राइट। जहां पर जो है उन्होंने इन सभी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो पीसीएस हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो एलोपैथी से वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, लेकिन सम हाउ उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन थ्रू सप्लीमेंट्स उनको कितने रिजल्ट मिले और कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, कुछ जो है वो अपन बात जरूर उनसे करना चाहेंगे। तो इससे पहले कुछ मेरे पास सवाल आए तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि नेल्स पर व्हाइट स्पॉट है। तो जो है नेल्स पे व्हाइट स्पॉट है वो किस वजह से हो सकते हैं? तो आप में से कोई भी जो है इसका आंसर दे सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन, कौन से सप्लीमेंट की वजह से या किस वजह से हो सकता है? नेल्स पर व्हाइट स्पॉट है तो इसका मेन कॉज ये हो सकता है कि वो अपनी सीबीसी करवाएं और उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल पहले चेक करें कि हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। तो अगर ब्लड के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम होता है तो एक निश्चित लेवल के बाद के अंदर उसकी नेल्स के अंदर उसकी जो शेप है वो चेंज होने लग जाती है और वो वाइटिस भी हो सकता है। तो अगर वो अपना सीबीसी कराए यानी हीमोग्लोबिन को चेक करे, तो अगर उसके अंदर आता है तो फिर मेरा सजेशन ये है कि वो ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर अगर वो आयरन लेते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम आयरन के साथ में कैल्शियम, प्रोटीन और मल्टीविटामिन ये अगर ले तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। थैंक यू। थैंक यू बॉस। यहाँ पे मैं अगला सवाल लूंगा कि जो हेयर थिनिंग या हेयर फॉल है, क्या वो विटामिन डी की वजह से हो रही है? निशा जी ने यहाँ पे पूछा है कि हेयर थिनिंग और जो हेयर फॉल है वो क्या विटामिन डी की वजह से हो सकता है? आप में से कोई भी आंसर करना चाहे। हाँ जी, हेलो। हाँ जी पारस बॉस। विटामिन डी हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ में प्रमोट करता है, ठीक है, लेकिन हेयर थिनिंग्स ओनली विटामिन डी डिपेंडेंट नहीं रहते ये और इसके साथ आपको क्या है कि प्रोटीन जो हेयर्स वगैरह इनके लिए जो भी आपकी जितनी बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, जो कोई कुछ नई चीज बननी हो तो प्रोटीन का भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है। तो ओके बॉस। प्रोटीन साथ साथ में इसमें बायोटीन बायोटीन का भी बहुत अच्छा रोल रहता है, तो बायोटीन इनके साथ लें। ओनली कैल्शियम या विटामिन डी आपके हेयर्स के लिए हेयर कोई थिनिंग या हेयर फॉलिक इनको झड़ने से नहीं रोक सकते।
थैंक यू बॉस। अगला सवाल है यहाँ पर ताराचंद जी ने पूछा है कि हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो है क्या हम यूज करते हैं। तो साबिर बॉस आप कुछ बोलना चाहेंगे, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या अपन, क्या रीजन है और क्या? हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो सबसे बेस्ट जो चीज मैंने जो फील की है, जो मैंने अपने पेशेंट्स को दी है, वो है ओमेगा फैटी एसिड। अगर हम ओमेगा फैटी एसिड और गार्लिक को हमारी डाइट के अंदर शामिल कर लें तो ऐसा है कि उस पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का ये लिपिड प्रोफाइल का जो लेवल है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल का जो लेवल्स है, वो सारे सारे बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं अगर उसके साथ में एक्सरसाइज की जाए रेगुलर और ब्रिस्क वॉकिंग की जाए। तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो सकता है और बीपी के अंदर में काफी फायदा हो सकता है। थैंक यू बॉस। और यहाँ पे पूना विष्णु जी ने पूछा कि इनको ऑस्टियोपीनिया के साथ साथ वाइस डिस्चार्ज भी है। सो डॉक्टर शंकर आप बताना चाहेंगे कि क्या उनके लिए अपन कर सकते हैं? बस आप अनम्यूट करें अपने आप को, डॉक्टर शंकर अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, हाँ, आ रहा। हाँ जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल हेलो। आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ, देखो वाइट डिस्चार्ज का तो ये है कि एक तो वाइट डिस्चार्ज आजकल लगभग लगभग लेडीज में हो रहा है, जो मैरिज के बाद अनमेरिड में भी होने लग गया है। इसका मुख्य कारण तो ये था कि आप जैसे चाय ज्यादा ले रहे हो या फैटी फूड ले रहे हो या फिर आप एक स्पाइसी फूड वगैरह ले रहे हो। इसी की वजह से आपको जैसे बहुत ज्यादा कमर दर्द का भी होता है, कई बार चक्कर भी आने लग जाते हैं। और वाइट डिस्चार्ज के भी अलग अलग कैटेगरी के वाइट डिस्चार्ज की जो फाउल स्मेलिंग है उसमें स्मेल आती है। ड्यूरिंग वाइट डिस्चार्ज को इचिंग वगैरह होती है। ये अलग अलग कैटेगरी है, तो उनके हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन इनके साथ वही विटामिन सी, डी और प्रोटीन वगैरह ये आपको रेगुलर लेना। थैंक यू बॉस। और यहाँ पे अगला सवाल पूछा है कि फेब्रॉइड के अंदर अगर किसी को है तो क्या जो है उनको हेल्प मिल सकती है, और साथ में गैस और एसिडिक जो रहता है उसकी वजह से गैस भी होता है, तो क्या हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं? साबिर बॉस आप बताना चाहें कि फाइब्रॉइड है और एसिड रहता है गैस की वजह से। फाइब्रोइड के बारे में तो डॉक्टर शंकर ज्यादा बताएंगे, लेकिन जो एसिड की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब हमारे जब हम बॉडी के अंदर जब हम इनटेक अगर स्पाइसी फूड वगैरह कुछ ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा चाय वगैरह यूज करते हैं, तो फिर हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है, पैरेटिक सेल्स, वो ऑक्सीटिंग सेल्स जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन शुरू कर देती है। तो उसके सिक्रेशन की वजह से फिर एसिडिटी वगैरह ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारे एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पर अगर बताएं तो एक न्यूट्रलाइट के अंदर एवीएच है। अगर उस एवीएच को और एवीएच को अगर रेगुलर यूज किया जाए और उसके साथ अश्वगंधा यूज किया जाए, जो वो भी एक न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट है, तो मैंने अपने कुछ पेशेंट्स के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसका एक ड्रामेटिक रिजल्ट है। थैंक यू। थैंक यू बॉस। फाइब्रोइड के बारे में डॉक्टर शंकर बताएंगे। वेलकम बॉस। हाँ, फाइब्रॉइड तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट की एज क्या है और उसकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, फाइब्रॉइड कितनी बड़ी साइज का है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। फाइब्रॉइड एक है कि मल्टीपल है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसको ये मल्टी न्यूट्रिशन वगैरह तो लेते रहना चाहिए। बाकी तो फाइब्रॉइड की जब सोनोग्राफी करवाते हैं उसमें सोनोग्राफी में आती है, साइज वगैरह आती है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। बस यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर शंकर कि 40 के बाद एक हार्मोन चेंज होता है लेडीज के अंदर, ज्यादातर आफ्टर 40 जो है हाँ हाँ हाँ, लिंक्स यस होता यस। है। तो हाँ। क्या आप रिकमेंड करेंगे कि आफ्टर बीइंग 40 तो क्या जो है सप्लीमेंट्स उनको हेल्थ में उनको इम्प्रूव कर सकते हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। 40 के बाद में सबसे पहले तो उसको बताया कि कैल्शियम, विटामिन डी, सी वगैरह लेना है, प्रोटीन भी, विद प्रोटीन भी लेना है। आपका स्ट्रेस लेवल कम रखना है, आपको पानी ज्यादा पीना, सलाद खूब खानी है और अपने आप को रिलैक्स रखना हो। लेकिन मल्टी विटामिन वगैरह आपको ये तो लेना ही पड़ेगा आपको।
उस कंडीशन में जाने के लिए, नहीं तो और ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है उससे। थैंक यू बॉस। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि 17 साल की जो बच्ची है उसके बैक पेन और स्टमक पेन रहता है पीरियड्स के दौरान, तो क्या है या कैसे उसको अपन देख सकते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट दोबारा रिपीट करना। एक तो इसमें 17 कितना साल हुआ? की 17 साल की बच्ची के अंदर पीरियड्स के टाइम पे बैक पेन और स्टमक पेन होता है, और ज्यादातर कॉमन हाँ। वाइट डिस्चार्ज की बहुत कॉमन समस्या है ज्यादातर लेडीज में। तो क्या डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो, उस बच्ची को सिर्फ वाइट डिस्चार्ज की वजह से उसके बच्चादानी के अंदर या जन्म के अंदर उसको इन्फेक्शन है, उसकी वजह से उसको पेन आते हैं। कई बार क्या होता है कि पीरियड से 4-5 दिन पहले से पेन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही पीरियड आता है वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ये वाइट डिस्चार्ज की वजह से इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से उसको पीरियड के दौरान पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब पीरियड्स आते हैं तब इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि एक तो उसकी जो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से उसको पेन होता है। तो वाइट डिस्चार्ज का तो ट्रीटमेंट उसको लेना पड़ेगा, साथ में उसको मल्टीविटामिन वगैरह, कैल्शियम डी भी लेना पड़ेगा। और अगर उसको पीरियड रेगुलर नहीं है तो उसको एक बार थायराइड की जांच करवाने की। वैसे 17 साल की है तो शायद 1-2 साल में उसको रेगुलर भी हो जाएंगे पीरियड, और उसके नॉर्मल रेंज में आने लग जाएंगे। और दूसरी बात, उसको हीमोग्लोबिन की और क्या चेक करवाना चाहिए। और उसको वाइट डिस्चार्ज इस एज में है तो उसको फास्ट फूड ना दे, हो सकता है फास्ट फूड भी ले रही हो, स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, ये सब ले रही हो, तो उसकी वजह से भी ये चीजें हो जाए। थैंक यू थैंक यू। पारस बॉस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि यहाँ पे एक 80 साल के पेशेंट है जिनको स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको बैक पेन बहुत ज्यादा, नमनेस भी रहती है, कई बार खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो क्या आप उन्हें एडवाइस करना चाहेंगे? आप अनम्यूट करके। देखो, ओल्ड एज के अंदर सबसे पहले तो बोन वीक हो जाती है, ओस्टियोपोरोटिक जिसको बोलते हैं, बोन काफी कमजोर हो जाती है। तो उनको कैल्शियम, आप कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट लें, और साथ में ही आप उनको प्रोटीन भी दें। ये क्या, आपके बोन को, एक तो फ्रेजाइल जो अपने एक ग्लास होता है कांच का, तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसी तरीके से अपने बोन भी, और जैसे जैसे एज 50 के बाद में बहुत ज्यादा वीक होती, तो आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना। रही बात आपकी, आप बोल रहे हो कि नमनस वगैरह, तो नमनस वगैरह क्या होता है कि अपने जो रीढ़ की हड्डी में जो रीढ़ की हड्डी ईंट की तरह जमी हुई रहती है। जैसे अपन दीवार बनाते थे, एक ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, बीच में अपन चूना या सीमेंट कुछ भी रखते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के बीच के अंदर रहते हैं छल्ले। वो छल्ले, जैसे ही आपकी नर्व जो पीछे से कैनाल से नर्व निकलती है, नर्व के ऊपर कंप्रेशन डालते हैं, तो उसके कारण झंझनाटी, सुनपन रहना, ये ऐसा रहता है। तो आपको एक बार अगर ज्यादा रहता है, हाथ पैर में झंझनाहट, सुनपन किसी एक पैर में या किसी एक हाथ में, या कोई झंझनाटी जो वो चलने पे बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो आपको एक बार बीच में एमआरआई करानी पड़ेगी, और फिर उसके हिसाब ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको आपको जैसे कि कैल्शियम, और आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन 4 या 5 दवाएं लिखता है, मैक्सिमम लिखता है कैल्शियम की, उसका ज्यादातर रोल हड्डी से रहता है। तो कैल्शियम आप हड्डी के लिए, कैल्शियम और विटामिन डी, और साथ में प्रोटीन, ये चीज लें। और क्योंकि ओल्ड एज है तो आप ओमेगा, इसमें ओमेगा का भी अच्छा रोल रहता है, तो ओमेगा भी आप इसमें ऐड कर सकते डॉक्टर साहब, 19 साल के बच्चे को स्लिप डिस्क हो गया है, तो क्या और सप्लीमेंट उनको ऐड कर सकते हैं? और साथ में लीवर 2 ग्रेड आ गया है, तो क्या लीवर के लिए सप्लीमेंट दे सकते हैं। लीवर के लिए तो देखो, डॉक्टर शाबिर बहुत जो फिजिशियन है, ज्यादा अच्छे जानता है, अच्छी तरीके से बता पाएंगे। लेकिन जो स्लिप डिस्क की आप बता रहे हैं, स्लिप डिस्क के लिए तो सबसे पहले कि उन्होंने कोई वेट लिफ्टिंग वगैरह करी। देखो, आप भी इसको इस तरीके से समझिए कि आपका घर मजबूत नहीं है, और आपने उसमें बहुत बड़ी पानी की टंकी रख दी, तो घर ढह गया। आपकी बोनी, आप वेट उतना ही उठाएं जितना आपका बोनी स्ट्रक्चर ले पाता। आपका बोनी स्ट्रक्चर नहीं, अगर वेट नहीं उठा पा रहा, और आपने उससे ज्यादा वेट ले लिया, तो भी आपके ये दिक्कत रहती है, जिसके कारण आपके स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम, या फिर आपने सडनली जर्की मूवमेंट, एकदम से आपने कोई नीचे से कुछ हल्का फुल्का सामान उठाया या झुक के कोई काम किया, तो इनकी वजह से भी हो सकता है। ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपके जो शरीर बाहर से तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर से इतना मजबूत नहीं जिसको उतना होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप अंदर से डिफिशिएंट है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम रही,
ये मसल्स के लिए भी अच्छी रहती है, बोन के लिए भी, कैल्शियम के साथ विटामिन डी और प्रोटीन। मैं स्ट्रांगली ये चीजों के लिए रिकमेंड करूंगा कि जो भी नॉर्मल आप बीमार नहीं भी हैं, तो उन लोगों को भी कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन और ओमेगा, जो कि अपने डेली डाइट में इतना अमाउंट में नहीं मिल पाता, तो ये आप डेली बेसिस पे एज ए सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करें, ताकि बोन स्ट्रांग रहे और अच्छी रहे। थैंक यू बॉस। साबिर बॉस, थोड़ा सा बताना चाहिए, लीवर जो एक बहुत ही कॉमन रीजन है, फैटी लीवर, तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या लाइफस्टाइल और क्या सप्लीमेंट हेल्प कर सकते हैं? आप अनम्यूट करके। सर फैटी लीवर का जो मेन कॉज है वो ये है कि हमारी जो 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 हमारी जो ईटिंग जो हैबिट्स है उसके अंदर कुछ बदलाव आ जाता है। हम ज़्यादा फैटी फूड्स जो लेते हैं तो फिर अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनका लेवल बढ़ता है तो फिर फैट्स लीवर के अंदर भी जमा होने लग जाते हैं, तो फिर फैटी लीवर हो जाता है। अगर हम सोनोग्राफिकली अगर देखते हैं तो उसमें ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के अंदर वैसे चेंज आते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो ब्रिस्क वॉकिंग करें, और उसके बाद में हमारा एक सप्लीमेंट हमने बताया कई पेशेंट को, न्यूट्रालाइट के अंदर ही आता है, तो उस सप्लीमेंट को यूज करें। और इसके साथ के अंदर एवीएच है, वो भी न्यूट्रालाइट का सप्लीमेंट ही आता है, ये अगर यूज करें। और इसके साथ में सबसे बेस्ट ये है कि ओमेगा साथ में ले, तो उसकी वजह से क्या है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसमें उसकी वजह से साफ हो जाता है, और इस तरह से फैटी लीवर क्योर हो सकता है। बस एक और बहुत कॉमन सवाल आ रहा है कि आफ्टर कोविड बहुत सारे लोगों के अंदर जो इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, साइनस हो रहा है, वायरल बहुत जल्दी आ जाता है, तो कौन से सप्लीमेंट हेल्प कर सकते हैं immunity के build के हिसाब से? सर आफ्टर कोविड इम्यूनिटी के ऊपर तो इसका अटैक आया ही है, तो थोड़ा सा हम लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज हुए हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज होने का मतलब ये है कि हमारे इम्यूनिटी का लेवल कम हो गया है। तो इम्यूनिटी का लेवल कम होने की वजह से फिर जो हमारे जो इन्फेक्शन है जो जो इन्वायरमेंट में मौजूद है, तो उसके हम ज्यादा चपेट में आ जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सबसे बड़ा जो जो सप्लीमेंट के हैं या विटामिन के हैं, जो अगर हम नेचुरल फॉर्म के अंदर ले सकते हैं, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी और इसके अलावा जिंक, जिंक मल्टीविटामिन और ये मिनरल्स के साथ के अंदर ये न्यूट्रलाइट बनाता है, तो उसके अंदर मौजूद है। तो वो विटामिन सी और ये मल्टीविटामिन ले, तो उसके और इसके साथ प्रोटीन, तो इसे हमारे अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम फिर इसको हमारी स्ट्रांग, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहेगा। थैंक यू सबीर बॉस। एंड डॉक्टर शंकर, यहाँ से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, सवाल आया था कि फॉलिक एसिड का प्रेगनेंसी में क्या रोल है, और जो है क्या फॉलिक एसिड जो है हेल्प कर सकता है, और या प्रेगनेंसी के दौरान कौन से जो सप्लीमेंट है जो एक किसी प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए, और वो कौन सा महीने से शुरुआत कर सकती है? आप अनम्यूट करके। देखिए, हाँ, फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी के अंदर। जब आप आप सोच रहे हो कि मुझे प्रेग्नेंट होना है या मुझे कंसीव करना है, तो फॉलिक एसिड आपको उसके 1 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड से बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसका बहुत इसमें डेवलपमेंट में बहुत है। इस लेडीज आजकल नहीं लेती, तो इसकी वजह से कंजेनाइटल एनोमलीज बहुत ज्यादा बढ़ी। तो पहले तो 1 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको लग गया कि आप प्रेग्नेंट हो, कंसीव कर चुके हो, ईक्विटी पॉजिटिव आ गया, तो उसको 3 महीने कंटिन्यू रखना फॉलिक एसिड, क्योंकि उस दौरान उसको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होती है, थोड़ा सा खाने का मन नहीं करता, वोमिटिंग का नौजिया ऐसी चीजें होती है, तो ज्यादा अपन उसको कुछ दे ही नहीं सकते। उस दौरान उसको सिंपल जो सूखे टॉस वगैरह होते हैं वो लेने चाहिए, थोड़ी चाय, थोड़ी दूध वगैरह, कोई तेलीय चीज भी नहीं लेनी चाहिए उस दौरान। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कैल्शियम उसको सबसे ज्यादा लेना चाहिए। उस कैल्शियम की कमी की वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी उसको पीपीएच हो सकता है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है। तो कैल्शियम को उसको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, 72% के लगभग है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना 28 के लगभग है। तो वैसे भी उसमें अपन ज्यादा देंगे नहीं, उसको वोमिटिंग वगैरह हो जाएगी, तो वो नेग्लेक्ट कर दो। सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में कैल्शियम उसको दिन में 2 बार, थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 बार
हालांकि इसकी 3 बार डोज ही है, लेकिन लेते नहीं है, सब ओडी ले रहे हैं, सब ओडी लिख रहे हैं। उसकी वजह से उसके पिक्चर आने में भी फर्क पड़ता है कैल्शियम की वजह से। ड्यूरिंग डिलीवरी उसको ब्लीडिंग के चांसेस भी रहते हैं। तो कैल्शियम का और फोलिक एसिड का प्रेगनेंसी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा। और ये चीज तो आप बिल्कुल मिस मत करना। और कैल्शियम तो आप डिलीवरी के 3 महीने बाद तक, 6 महीने तक भी ले सकते। थैंक यू डॉक्टर साहब। और दोस्तों अभी समय हो चुका है, बहुत आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यू नो वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। तो अभी समय हो चुका है कि कुछ एक ऐसे कुछ टेस्टिमनीज हम लोग आपके सामने जरूर शेयर करना चाहेंगे, जहाँ के पर किस तरीके से जो है सप्लीमेंट्स ने अपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट यहाँ पे दिखाए हैं, और स्टिल जो है आपके लगता है कि आपका सवाल यहाँ पे नहीं आया है, तो आप जो आपको जिन्होंने बुलाया है आप उनको जरूर अपना सवाल भेज सकते हैं। और जो है एंड डॉक्टर शंकर का एंड डॉक्टर पारस के चाहे तो आप आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर शंकर पारस एंड साबिर बॉस कि कोई अगर पूछना चाहे तो जरूर वो जवाब दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ कुछ ऐसे लोगों से मिलाने के लिए जहाँ पे इन्होंने इस सप्लीमेंट्स का किस तरीके से उनकी जिंदगी में फायदा है। तो कुछ एक मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मैं कुछ नाम मैं ले लेता हूँ ताकि पूजा है, अनुराधा जी है, ज्योति कलाल है और तो तबीयत खान है। तो सबसे पहले पूजा को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो पूजा आप अपने अपना इंट्रोडक्शन दें और एंड किस तरीके से जो है इन सप्लीमेंट्स ने आपकी हेल्प करी। ओके, उससे पहले अनुराधा जी को मैं इनवाइट कर सकता हूँ, शायद अभी पूजा आई दोनों शी इज नॉट अवेलेबल। तो अनुराधा जी आप अपने बारे में बताएं, क्या आपकी समस्या थी और किस तरीके से आपको मदद मिली। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अनुराधा पूनिया, चूरू राजगढ़ से। और मैं मेरे थायराइड के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से मेरे थायराइड था। एक ऑपरेशन मेरा हो भी गया था और वो किस तरीके से मैंने ठीक किया। तो 2017 में मेरे थायराइड था और मेरे को पता ही नहीं चला था। ऐसे गले में थोड़ी सी गांठ सी हुई थी और मैंने चेक करवाया तो थायराइड बताया। तब डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना ही होगा। उस वक्त तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया और उसके बाद मैं ठीक भी रहने लग गई थी। लेकिन अभी 2022 में, दिसंबर 2022 में अचानक से ही मेरे अंदर फिर से वही कंडीशन आ गई थी। मेरे कमजोरी आ गई थी, बाल झड़ने शुरू हो गए थे और मेरा स्वभाव तो ऐसा हो गया था, न तो किसी के साथ बोलना अच्छा लगता, न और अगर मैं बोलती भी ना तो गुस्से में ही बोलती, झगड़ा ही करती, बस ऐसी हालत मेरी हो गई थी। और उठ के बैठने जैसी हालत नहीं थी। फिर मैंने दोबारा से मैंने सोचा कहीं फिर से कोई थायराइड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हो जाए, तो मैंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने वो कहानी बता दी। चेक करवाया, थायराइड आया और बोले कि आपका दूसरा ऑपरेशन ही होगा। और वो सोच के तो मैं और भी ज्यादा घबरा गई थी। दूसरा ऑपरेशन के बाद तो जिंदगी भर दवाई भी चलेगी। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था ऑपरेशन करवाने के बाद आपको हमेशा 2 महीने 3 महीने बाद ब्लड की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप इंजेक्शन लगाओ या कुछ भी कैसे तरीके से करना ही पड़ेगा। उसी वक्त 2-3 महीने से मैं दवाई तो ले ही रही थी। लेकिन जैसे अप्रैल में मेरे को एक दिन मेरे जो अपलाइन है रजनी मैम, वो मेरे को मिले और उनको मैंने मेरी सारी कहानी बताई। तो उन्होंने मेरे को दिव्या मैम से मिलवाया और दिव्या मैम ने मेरे को कुछ से अपने प्रोडक्ट्स दिए न्यूट्रीलाइट के और बोले एक बार आप ये लेके देखो, हो सकता है कुछ हद तक ठीक हो जाए। तो मैंने ये न्यूट्रीलाइट लिए अपने, तो उसमें मैंने लिए ये ओमेगा 3 और ये नेचुरल विद येस्ट लिया और ये मिल्क थीसल लिया और ये कालमिक डी लिया और विटामिन सी और एक ये डेली, ये मैंने लिए। मैम ने तो बोला था कि 3 महीने लगातार लेने हैं और मेरे 2 महीने में ही, वैसे तो मेरे को महीने बाद ही ऐसा असर आने लग गया था, खुद उठ के मैं सारा काम करने लग गई, मेरे स्वभाव में भी फर्क हो गया और मेरे बाल झड़ने भी बंद हो गए। तो मेरे को ऐसे लगा भी मैं मेरी स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो रहा है। फिर मैंने 2 महीने बाद जैसे ही जांच करवाई और मैं उसी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने देख के बताया कि आपके थायराइड है ही नहीं। मैं गई तो उनको यही बोला, सर आपने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला था। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो नहीं, आपके थायराइड है ही नहीं। और तब से मैं ये न्यूट्रीलाइट ले रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं ठीक भी हो चुकी हूँ। और मैं तो सबको ये सजेस्ट भी करती हूँ कि ये न्यूट्रीलाइट, अपने जो न्यूट्रीलाइट हैं बहुत ही अच्छे हैं और मैं तो इन पे अब विश्वास भी करने लगी हूँ। थैंक यू सर। चलिए अनुराधा जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुना और
एक सवाल भी था कि क्या थायराइड को रिवर्स किया जा सकता है, तो ये आपके सामने जवाब था, यस थायराइड को रिवर्स किया जा सकता है, ये पॉसिबल है, राइट। और किसी भी डॉक्टर के लिए ये सुनने में बिल्कुल असंभव लगता है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके सामने जवाब है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपने अनुराग जी दिखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम लोगों ने मदद करी है थायराइड को रिवर्स कराने में। तो चलिए अभी ये बुला लेते हैं, और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि वो अपना नाम और कहाँ से बात कर रही है जरूर बताएं। सो मैं बुलाना चाहूंगा पूजा। सो वेलकम पूजा, आप अपने बारे में बताएं, क्या समस्या थी और कैसे आपको मदद मिली। वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ पूजा लोहिया फ्रॉम झुम्पा हिसार। और मैं जो एक स्टूडेंट हूँ और मुझे 2 ईयर से पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, और उसका मुझे मतलब मैं आज उसका एक एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो उससे मेरा क्या था कि डाइजेशन सिस्टम पूरा खराब हो चुका था, तो मुझे कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती थी जल्दी से, और वेट गेन होना, हेयर फॉल होना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे साथ। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, और फिर मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो वो उससे भी ठीक नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने दिव्या मैम से इसके रिगार्डिंग मैंने उनसे बात की, उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हम छोटे छोटे चेंजेस करके, लाइफस्टाइल चेंज करके हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो उसके बाद दिव्या मैम ने मुझे कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस बताए छोटे छोटे, और जैसे एक्सरसाइजेस करना, वाटर इनटेक ज्यादा लेना बॉडी के अंदर, तो वो लिए। और मैंने दिव्या मैम ने मुझे कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए, लाइक चेरी आयरन और विटामिन सी और नेचुरल बी और मिल्क थीसल और बायोटिन और डेली। तो इन सभी का मैंने कॉम्बो लिया, तो उससे मुझे करीब 2 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, और वेट भी लूज हुआ, और जो हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम थी वो भी मतलब इतनी ठीक हुई उससे। तो मैं बहुत खुश थी उस लाइफस्टाइल के साथ, और अभी भी मैं वो चीजें कंटिन्यू कर रही हूँ, और बहुत अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला। तो इसके लिए मैं दिव्या मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब ना ऐसी कुछ मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें नुकसान भी पहुंचाती है, और एक आयुर्वेदिक तरीके से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो मैं सभी के साथ ये चीजें शेयर भी करती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ मैं अपना, जैसे मेरे पापा हैं उनको जॉइंट पेन था, करीब बहुत टाइम से था, तो मतलब हमारा क्या है कि हमारे हम ऊपर के घर में रहते हैं, तो उसमें सीढ़ियां उतरने चढ़ने में पापा को बहुत दिक्कत होती थी, तो जॉइंट पेन में स्वेलिंग भी उनके जॉइंट्स में आ चुकी थी। तो काफी टाइम से पापा परेशान थे। तो अब मैंने जब अपने अप्लायंस मदन सर और डॉक्टर मनोज सर से बात की, तो उन्होंने मुझे कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए, तो उनका रिजल्ट पापा आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, नमस्कार वेलकम जी। सर, वेलकम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, दवाई मैंने 2 महीने करीब दवाई ली थी, उससे मेरे माने उस दवाई से पहले मेरे पैरों में ज्यादा इसमें दर्द होता था, घुटनों के अंदर, उस सीढ़ियों के ऊपर उतरना चढ़ने के लिए काफी दिक्कत सी होती थी। लेकिन 2 महीने 2.5 महीने दवाई लेने के बाद अब मेरे कम से कम 60-70% आराम है। अभी बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, दवाई बढ़िया। और क्या क्या लिया पापा आपने, ये भी आप बताएं। इसमें तो ये ग्लूकोजामाइन और एक ये अश्वगंधा और सेलमेन ओमेगा और डेली और कैलमेडी का कॉम्बो लिया था पापा ने, इन सभी का। हाँ, अभी ले रहा हूँ मैं अभी कंटिन्यू पापा का अभी चल रहा है। चल रहा है 2 महीने से, इससे बहुत फायदा है। दर्द, पैरों के दर्द में, घुटनों में, और जो पीछे कमर में दर्द था वो भी उसमें आराम है। आपकी क्या एज है सर? उम्र 50 साल की है जी। थैंक यू सो मच। और दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ये इस वक्त आपसे हरियाणा जो है हिसार से बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अलग अलग जगह से मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे संगीता जी को। संगीता जी, आप अपना इंट्रोड्यूस करें और आपका क्या फायदा मिला आप जरूर शेयर करें। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आबू रोड से हूँ और मेरा नाम संगीता शर्मा है। मैं एज ए टीचर वर्क करती हूँ, और मैंने एमबी बिजनेस के अंदर आए हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है। मैं उसमें आने का आपको रीजन बताना चाह रही हूँ कि मेरे एडी के अंदर एक हील प्रॉब्लम थी। मेरे एक यूरिक एसिड की वजह से
उसके अंदर एक जैसे जिसे हड्डी बढ़ना बोलते हैं ना, इस तरह से मेरे राइट पैर के अंदर हो गया था। मैंने मेरे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे डॉक्टर्स को और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को मैंने सबको दिखाया यहाँ पे, लेकिन सबने इसका मतलब कि परमानेंट मुझे इलाज नहीं बताया। सबने ये बोला कि इसका या तो ऑपरेशन कराएंगे या इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन ये फिर भी क्योर नहीं होगा, आपको इसी तरह से आपको मतलब अपना निकालना पड़ेगा समय। लेकिन मैं शैलेंद्र जी की टीम से हूँ, ज्योति जी शैलेंद्र जी की टीम से, और उन्होंने मुझे महेंद्र जो डॉक्टर महेंद्र सर है उनसे मेरे को उनकी काउंसलिंग करवाई। उन्होंने मुझे 3 सप्लीमेंट सजेस्ट किए थे, जिसके अंदर मल्टीविटामिन डेली, कैलमेक डी और चेरी विटामिन सी वो दिया था। 4 महीने का कोर्स बताया था, और कुछ मेरे को डाइट प्लान बताया था, जैसे पानी ज्यादा पीना, बहुत ज्यादा पानी पीना जितना पी सकते हैं डेली, और थोड़ा सा सैलेड वगैरह बताया था। सिंपल था, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि जिससे प्रॉब्लम हो हम उसको नहीं कर पाए। और मेरे लगभग 4 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर हो गई। मतलब मैं इस प्रॉब्लम से इतनी परेशान थी कि मतलब मैंने जॉब तक मतलब छोड़ने के लिए सोच लिया था कि अब मुझसे जॉब नहीं होगा, क्योंकि मैं एक चपाती भी एक मतलब बिना चप्पल की नहीं बना पाती थी। और इस चक्कर में मैंने कई चप्पलें वगैरह भी खरीदी, जो जैसा कहता था वैसा, एडा की, लिबर्टी की या और भी ब्रांड डॉक्टर चप्पल वगैरह, मेरे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे इन 3 सप्लीमेंट से बहुत फर्क पड़ा। और फर्क क्या पड़ा, मेरे 100% क्योर हो गया। आज 2.5 साल हो गए मैं घर में मतलब स्लीपर भी यूज नहीं करती हूँ। कहाँ मैं 1 मिनट भी विदाउट स्लीपर के नहीं रह पाती थी, और बहुत पेन होता था मुझे उससे। मतलब मुझे 100% क्योर हो गया, और आज मैं बहुत अच्छे से हूँ। मेरी हेल्थ एकदम अच्छी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू संगीता जी। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है एक कितनी बड़ी समस्या थी, जो आज कितने बड़ा हेल्प यहाँ पे हो रही है। और सो यहाँ पे हमारे एक और व्यूअर हैं ब्यावर से, सो मैं इनवाइट करूंगा, शायद वीवो के नाम से उनका आ रहा है। तो वेलकम भैया, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? ब्यावर से जुड़े हुए हैं वीवो 2025। चलिए, हो सकता है मे भी कुछ नेटवर्क इशू। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इनवाइट कर रहा हूँ जोधपुर से। हमारे एक एक पर्सन है जिन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया और क्या उनका रिजल्ट रहा। तो मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पर भवानी जी को। वेलकम भवानी जी। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मेरा नाम इंद्रधुमन सिंह है और मैं जयपुर से हूँ। तो मैं आपको अपनी आंखों का एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो ये 5 साल पहले की बात है, जब मेरा चश्मा लगा हुआ था और मैं कंटिन्यूस 5 साल तक चश्मा पहनता था। फिर एक दिन स्कूल में मैं जा रहा था और मेरा चश्मा गुम हो गया, तो मुझे मिला नहीं। कुछ दिन हुए, हमने डॉक्टर के पास चेक करवाया था, तो उन्होंने बोला था आपको चश्मे की जरूरत नहीं, आपकी आंखें एकदम ठीक है। तो मतलब ये सुन के मैं शॉक हो गया था, और इसके लिए मैंने आंखों का कोर्स लिया था। वो कोर्स है आई कैंडी, मल्टीविटामिन और बिलबेरी। उसकी वजह से मेरी आंखें एकदम ठीक है। थैंक यू। चलिए, सो कितना टाइम आपने बेटा इसको इस्तेमाल किया? कितने महीने करीब करीब? आपने कितना टाइम इस्तेमाल किया? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? चलिए, आई डोंट नो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चलिए, सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम बुला लेते हैं हमारे एक और यहाँ पर इंद्रानील घोष है, और बहुत ही अमेजिंग उनका रिजल्ट रहा है। सो आई विल रिक्वेस्ट हिम कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एंड व्हाट वाज द चैलेंज। सो वेलकम इंद्रानील।
Thank you so much. Good morning, good evening everybody. अभी हमारे जो अभी morning का time है, तो हम बाहर अभी पैदल चलते चलते पूरे मीटिंग करते देखे। अभी thank you for giving me this opportunity कि मैं अपना खुद का experience शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम इंद्रनील घोष है और मैं पहले से मैंने भूटान के 5 साल बाद इंद्रनील भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप थोड़ा सा या तो रुकिए, ईयरफोन निकाल के बात करेंगे क्योंकि क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ रही है। जस्ट डिस्कनेक्ट और या मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा am I audible now? अभी क्लियर है, एकदम क्लियर। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच। मेरा नाम इंद्रनील घोष है और फिलहाल मैं भूटान के पास एक बहुत छोटा सा टाउनशिप है हाशिमारा, वहां से बात कर रहा हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आज से कुछ साल पहले, लगभग 3 साल पहले, जब मैं भारतीय वायुसेना में कर्मरत था, तो हम लोगों का जब मेडिकल होता है उसमें से पता चला, एंड मेरे पेन होते थे कॉन्स्टेंटली पेट में, तो उसमें से पता चला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है। इट वाज लाइक 496 एंड अबव। तो उस दिन का एक्सपीरियंस मैं पहले भी मेरा एक वीडियो में शेयर किया हूँ, आज दोबारा आप लोगों के सामने करता हूँ कि मैं घर में आने के बाद में एक डायरी में मेरे जितना भी एमलमेंट्स हैं, कहाँ पे क्या पैसा है, वो सारे लिख के मैं अपने धर्मपत्नी के पास में छोड़ दिया था कि अगर कभी भी कुछ भी हो सकता है तो आप ये चीज देख लेना। बट उसके बाद मैं अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा किया, एंड ऑल्दो डॉक्टर्स ने मुझे कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए थे, बट मैं उससे ज्यादा अपने खुद के नॉलेज पे एंड खुद अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं भरोसा किया। आई विल कोट प्रोटीन, साल्मन ओमेगा 3, CH बैलेंस, गार्लिक एंड डेली। तो इसके बाद में, इसका जस्ट 2 महीना बाद में मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उतर के 250-220 के आसपास में आया, एंड उसके 3 महीना बाद, उसके 1.5 महीना बाद, यानी कुल 3 महीने बाद में जब मैंने चेक किया, तब मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो 160 का अंडर में था, यानी बिल्कुल नॉर्मल। टिल दैट टाइम, आज तक मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल अप कभी हुआ ही नहीं है, और मैं कंस्टेंटली ये सप्लीमेंट्स यूज करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंद्रनील भाई। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि बस भूटान की सीमा से ही बात कर रहे हैं और 496, कैन यू बिलीव इट? सो यस, दीज वर सप्लीमेंट के जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे मैं रजनी राज लोहिया जी को बुलाना चाहूंगा, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और क्या हेल्थ इशू था और किस तरीके से उन्हें फायदा मिला। जी, थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं रजनी राज लोहिया फ्रॉम राजगढ़। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे इतनी सीवियर थी कि मतलब मैं बताऊं कि 10-12 साल से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए थे। जहां भी कोई मुझे बताता था मैं वही ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैंने अलीगढ़ का, मैंने जयपुर का, मैंने हिसार, मतलब बहुत सारी जगह के मैंने ट्रीटमेंट लिए थे, और मेरी इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती थी कि मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। घर में खाना तक नहीं बन पाता था। बहुत बार बहुत प्रॉब्लम्स होती थी मुझे, वॉमिट वगैरह होना और होना, तो मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद एक बार तो ऐसा, मतलब मैं पेन किलर लेना पड़ता था मुझे, और बस डेली ऐसा होता था कि मैं डेली ही मैं पेन किलर लेती थी, डेली पेन किलर लेके काम चलता था। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम भी जानते हैं कि पेन किलर जो होती है हमारे लिए कितनी हार्मफुल होती है। एक बार जब मेडिकल स्टोर पे मेरे हस्बैंड पेन किलर लेने गए, तो मेडिकल स्टोर वाले ने बोला कि भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पेन किलर है ना, ये बैन लगने वाला है, इस पे बंद होने जा रही है। मतलब कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। तो मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि भाई तू ये बता कि अभी तेरे पास कितनी है। तो उसने बोला कि अभी मेरे पास 13 टैबलेट पड़ी हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ने पता है कि इस पे बैन लगने वाला है, लेकिन क्योंकि कोई चारा नहीं था, उन्होंने कहा अच्छा ये 13 तो तू मुझे दे दे, और वो लेके आ गए। और जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत, मतलब और भी ज्यादा टेंस हो गई कि यार इस पे बैन लगने वाला है, और फिर भी मैं सिलो पॉइजन को ले रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। फिर एक दिन मेरी मिसेस दिव्या राव से बात हो रही थी, और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रजनी जी आप न्यूट्रीलाइट की सप्लीमेंट्स लेके देखिएगा और आपको फाइनली रिलीफ मिलेगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एक ये प्रोटीन पाउडर, ये ओमेगा अपना, और एक ये है ना डेली पीडियो पैक। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और मैंने इनको लिया,
और मुझे इतना रिलीफ हुआ, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला। आज मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि जहां मैं डेली मतलब इस एक टैबलेट मुझे डेली पेन किलर लेनी ही पड़ती थी, वहां आज मुझे कभी 2-3 महीने में एक बार कभी टैबलेट लेनी पड़ती है। और वो भी मेरी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल की वजह से। मैं स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ, तो स्ट्रेस हो जाता है, कभी घर पे कोई बात हो जाए या फिर स्कूल में इतना स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से मुझे कभी पेन हो जाता है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी, थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड स्पेशली थैंक्स टू दिव्या जी कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और आज मैं इतना मुझे रिलीफ है, इतना मुझे रिलीफ है। अगेन थैंक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। थैंक यू रजनी जी। और आपने देखा कि राजगढ़ से अब लोग हम सुन रहे थे कि माइग्रेन एक बहुत कॉमन समस्या है ज्यादातर लोगों के अंदर, स्पेशली लेडीज के अंदर हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर यस वी हैव एन ऑप्शन कि जहाँ पे हम इसका फायदा ले सकते हैं। सो चलिए मैं बुलाता हूँ ज्योति शर्मा जी को। सो वेलकम ज्योति जी, और डू शेयर कि आपको क्या हेल्थ बेनिफिट यहाँ मिले। नमस्ते सभी को, मेरा नाम ज्योति शर्मा और मैं जयपुर से बोल रही हूँ। लास्ट 2 ईयर पहले मेरे नी में प्रॉब्लम थी। जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस समय की बात है, और मेरे को नीचे बैठने में दिक्कत आती थी या मैं छत पे जाती थी तो सीढ़ियां वगैरह चढ़ने में मुझे प्रॉब्लम लगती थी। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, उस समय डॉक्टर भी प्रॉपर वे में देख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अकॉर्डिंग टू एज कैल्शियम की कमी हो सकती है आपकी बॉडी में, और थकान वगैरह रहती है तो आप मल्टीविटामिन वगैरह ये लीजिए। फिर घर आके हम लोगों ने डिसाइड किया कि न्यूट्रीलाइट के ही क्यों ना लेके हम अगर देखें लेनी है ये चीज। तो उस समय मैंने जो घुटनों में प्रॉब्लम थी तो मैंने कैल्शियम ली, इसकी कैलमेक ली, और मुझे मॉर्निंग में उठते ही पैरों में दर्द वगैरह रहता था, थकान सी लगती थी दिन भर, तो मैंने न्यूट्रीलाइट की जो मल्टीविटामिन आती है वो ली, और आप विद इन मेरे को 20 डेज में ही रिलीफ मिलने लग गया, क्योंकि हो सकता है मेरी स्टार्टिंग थी वो, तो उसी टाइम मैंने इसको न्यूट्रीलाइट के इन 2 प्रोडक्ट को यूज किया और मुझे 20 डेज बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि अभी तक मेरे ना तो मुझे थकान रहती है और ना ही मेरे घुटनों में पेन रहता है। कट कट की आवाज आती थी मेरे घुटनों में, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। तो थैंक्स न्यूट्रीलाइट की, उसकी वजह से मेरे को जो हेल्थ इशू था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। थैंक यू। बैक टू होस्ट। एंड या सो दैट वाज बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे नाम है, बट यू नो एज बीइंग अ टाइम ओनली 3 मिनट हमारे पास है। सो यहाँ पर मैं जितने भी हमारे लिसनर्स उनको बोलना चाहूंगा कि आज आपको जिसने भी इनवाइट किया, आपको लग रहा है कि आपका सवाल यहाँ पर नहीं आया है, तो प्लीज आप उनसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स के लिए जो है आप जरूर जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट, हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे बीच में है। ज्यादातर डॉक्टर्स इन सप्लीमेंट को इसलिए नहीं रिकमेंड कर पाते बिकॉज उनको एलोपैथी के अंदर ज्यादा भरोसा होता है। इस वजह से डॉक्टर्स को थोड़ा सा वो हेजिटेट करते हैं इन सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करने के लिए। बट यहाँ पर आपने देखा कि ऑल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। सो कभी आपके पास डॉक्टर कहता है कि आप इनको ना लें, स्किप करें, सो थोड़ा सा आप उनको अगर इंसिस्ट करेंगे कि सर ये सप्लीमेंट मैं ले सकता हूँ या मैं थोड़ा अफोर्ड कर सकता हूँ, जरूर आपको वो इनकरेज करेंगे। सो और इसी तरह के हेल्थ सेशन और भी होते रहेंगे, और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे एक ऑन्कोलॉजिस्ट से, ऑन्को सर्जन से। सो यस, आप थैंक यू लिख सकते हैं। थैंक यू ऑल द डॉक्टर्स एंड स्पेशली डॉक्टर साबिर बोस जो कि ब्यावर से हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर पारस मीना जी ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंड डॉक्टर शंकर। थैंक यू सो मच आपके एक प्रेशर टाइम के लिए। एंड टीम आप उनको भी थैंक यू बोल सकते हैं जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है और इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। जो दिव्या जी जिनकी बात हो रही थी, और इज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, और मैं विक्रम सिंह, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। सो इसी तरीके से हम लोग चाहेंगे कि हेल्थ को लेकर और अवेयरनेस बढ़ सके, और एक हेल्थ की रेवोल्यूशनरी जो हेल्थ मिशन इंडिया जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पर हम लोग जो है लोगों की हेल्प कर पाए। जितने ज्यादा से ज्यादा हमारा जो मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा हम किस तरीके से दवाइयों को कम करें, एलोपैथी को किस तरीके से कम करें, किस तरीके से खाली डाइट और सप्लीमेंट के द्वारा जो हम लोगों की घर के अंदर केमिकल फ्री घर हम लोगों को बता पाए, एक हाइजीन्स की इंफॉर्मेशन, इसी तरीके से जो जानकारी वो सारी यहाँ पे आपको मिलती है, और आप ना केवल खुद के लिए लेकिन बहुत सारे परिवारों के लिए एक ब्लेसिंग का रीजन बनते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ वॉरियर हैं जो अलग अलग सिटीज के अंदर, करीब 17 से ज्यादा सिटीज के अंदर जो है वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। So with this, thank you very much and see you soon. Bye bye.